थैंक यू और गेस्ट ऑफ ऑनर संजीव सर, आपने इतना वैल्यूएबल टाइम दिया है हमारे एक आइडिया को, हमारी प्रेजेंटेशन को सुनने के लिए। एंड थैंक यू मनीष सर, मानवी मैम एंड रवि बिश्नोई सर एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ GSTS, कि आपने ये प्लेटफॉर्म दिया है। सो माय टॉपिक इज शिफ्टिंग नॉलेज पैराडाइम फ्रॉम एंथ्रोपोसेंट्रिसिज्म टू इकोलॉजिकल फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। बट शुरू करने से पहले वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा 76 रिपब्लिक डे है ये। और जब व्हेन आई रियलाइज टुडे, मतलब सुबह जब मैं उठा और फिर मेरे दिमाग में एक बात आई, जो विंस्टन चर्चिल का एक स्टेटमेंट था कि इंडिया को हम आज़ाद तो कर रहे हैं लेकिन ये 10 साल भी टिक नहीं पाएगा और ये लोग वापस हमारे पास आएंगे, सो दैट हमारी गवर्नेंस आप कीजिए, ब्रिटिशर्स के बिना हमारी कंट्री जो है वो रन नहीं करेगी। तो 76 ईयर तो हो गए हैं मेरे ख्याल से, और आगे भी उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, उनको मुझे लगता है कि इंडियन डायस्पोरा की जरूरत पड़ रही है उनकी कंट्री को लीड करने के लिए। सो ये प्राउड फील होता है कंट्री के ऊपर। आज दुनिया का सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का है और वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, 968 मिलियन वोटर्स के साथ, जो कि अभी 2024 के इलेक्शन में जिन्होंने वोट डाला है। तो और जब हमें ब्रिटिशर्स छोड़ के गए थे तब हमारी 32 ईयर लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी और आज 70 ईयर्स हो चुकी है। और तो जस्ट विंस्टन चर्चिल के उसके ऊपर मुझे थोड़ा याद आया, तो मैंने जस्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स मैंने ये कुछ डेटा जो है इसमें कोट किया है। लिटरेसी रेट हमारा 12% छोड़ के गए थे कॉलोनियल पावर्स, और 74% आज हो चुका है। और इंडिया की जीडीपी जो थी वो 2700 बिलियन यूएसडी उस टाइम थी, और आज के दिन जो है 3.5 ट्रिलियन की जो है जीडीपी हमारे पास है। तो 76 ईयर्स ऑफ रिपब्लिक हम बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं और आगे भी करते जाएंगे, तो वो जरूरत तो हमें नहीं पड़ेगी। सो मेरे टॉपिक पर आए तो मेरा टॉपिक है शिफ्टिंग नॉलेज पैराडाइम फ्रॉम एंथ्रोपोसेंट्रिसिज्म टू इकोलॉजिकल फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। और गणतंत्र दिवस के ऊपर इस टॉपिक के ऊपर बोलना इट्स सच अ ब्लेसिंग, क्योंकि कुछ देर पहले प्राइम मिनिस्टर भी इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ बोल रहे थे, तो मुझे लगा कि हाँ, मेरा जो टॉपिक है वो काफी रेलेवेंट है। सो एंथ्रोपोसेंट्रिसिज्म की अगर हम बात करें तो एंथ्रोपोसेंट्रिसिज्म वो बेसिक आइडिया है, वो बेसिक पर्सपेक्टिव है, वो नॉलेज है जो ह्यूमन को सेंटर में रखती है, एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। कि पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा क्रिएशन, ये सारे रिसोर्सेज, ये पूरी अर्थ, ये पूरा जो भी एग्जिस्टेंस है वो ह्यूमन को सर्व करने के लिए है, और ह्यूमन इस सब में सुपीरियर है। ह्यूमन को ही प्रोड्यूस करने के लिए सारे जो लॉज बने हैं, सारे जो रिसोर्सेज फॉर्मेशन हुए हैं, जितने भी चेंज हुए हैं, वो सब ह्यूमन के लिए हुए हैं। और ह्यूमन नेचर में सुपीरियर है, ह्यूमन में इंट्रिंसिक वैल्यू है। जैसा कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर जो है इमैनुअल कांट, उन्होंने कहा है कि ह्यूमन ही अपने आप में साध्य हैं, दे हैव इंट्रिंसिक वैल्यू, और बाकी किसी में ये चीज नहीं है। सो ह्यूमन के पास अधिकार आ जाता है कि दे कैन एक्सप्लॉइट द नेचुरल रिसोर्सेज, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो उनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, क्योंकि वो सुपीरियर हैं उन सब में, और उनके पास पूरा राइट हो जाता है क्योंकि ह्यूमन सुपीरियर है। तो ये बेसिक फंडामेंटल नॉलेज है, ये पर्सपेक्टिव है, बेसिक पर्सपेक्टिव, जिसके बेस पे आगे चल के नॉलेज बिल्ड हुई है। तो जो एंथ्रोपोसेंट्रिसिज्म है वो ह्यूमन सुपीरियोरिटी को मानता है कि सारे जितने भी लिविंग एंटिटीज हैं और नॉन लिविंग एंटिटीज हैं, उनमें ह्यूमन सबसे सुपीरियर है, और ह्यूमन मोरल स्टैंडिंग को पोजेस करता है, ह्यूमंस की मोरल स्टैंडिंग होती है। और सुपीरियर वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं नेचर को, नेचुरल रिसोर्सेज को, अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए, अपनी डिजायर्स को अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। सो एंथ्रोपोसेंट्रिसिज्म ये बेसिक आइडिया है कि ह्यूमन के अराउंड होगा जो भी होगा, और ह्यूमन जो करें अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, वो सब जस्टिसिएबल है। तो एंथ्रोपोसेंट्रिसिज्म की अगर बेसिक फिलोसॉफिकल फाउंडेशन हम देखें तो वो हमें एंशियंट टाइम में ही दिख जाती है। एंशियंट ग्रीस के जो फिलोसफर रहे हैं, प्रोटागोरस, उन्होंने कहा है कि मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स। कोई भी चीज इसलिए वैल्यूएबल होगी, इसलिए इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि वो अगर ह्यूमन के लिए इंपॉर्टेंट है तो वो इंपॉर्टेंट है, उसकी वैल्यू है। और अगर वो ह्यूमन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर वो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। और इसी तरीके का जो है जूडो क्रिश्चियन ट्रेडिशन में जो मोजेस हैं, उन्होंने जेनेसिस का फॉर्मेशन किया था,
जिसमें भी सेम हमको जो है अप्रोच मिलती है कि ह्यूमन डोमिनेट कर सकते हैं इस अर्थ को, अर्थ के रिसोर्सेज को। और जो ह्यूमन के जो जेनेसिस के जो चैप्टर हैं 1:228, यानी कि फर्स्ट यूनिट का 28 जो चैप्टर है, उसमें उन्होंने ऐसी बातें कही हैं। तो ये एक बेसिक एंशिएंट फाउंडेशन है, ये इस फिलोसॉफिकल फाउंडेशन, इस पर्सपेक्टिव की, एंथ्रोपोसेंट्रिसिज्म की। इसके बाद अगर हम बात करें तो मेडिवल टाइम में जॉन लॉक हैं, देर आर एन मैनी फिलोसफर्स। अब सबको वो नहीं किया जा सकता क्योंकि ये एक बहुत बड़ा पैराडिम है, लेकिन मेन जिनके जो बेस के ऊपर आगे चल के चेंजेस हुए उसमें एक जॉन लॉक है, फ्रांसिस बेकन है, रेने देकार्ते हैं, जिनके फिलोसफीज ने एंथ्रोपोसेंट्रिसिज्म को बेस में रख के आगे अपनी फिलोसफीज दी हैं और उनके ऊपर आगे चल के वर्ल्ड में बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं। तो उनमें से एक जॉन लॉक जो प्यूरिटन थे, इंग्लैंड में पैदा हुए थे, इन्होंने एक लेबर थ्योरी दी है, फादर ऑफ लिबरलिज्म हम इनको कहते हैं, पॉलिटिकल लिबरलिज्म, इनको फादर ऑफ पॉलिटिकल लिबरलिज्म, जिन्होंने कहा मैन इज रैशनल, व्यक्ति विवेकशील है, व्यक्ति अपने सही गलत का फैसला कर सकता है। और इनके ये आइडियाज तो बन नहीं थे क्योंकि इनके टाइम के ऊपर ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुई थी, जो ये उससे प्रभावित थे। तो इन्होंने कहा कि इनका थियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जो लेबर थ्योरी का है वो ये कहता है कि गॉड ने सभी ह्यूमंस को बनाया है, तो और सभी नेचुरल रिसोर्सेज को भी गॉड ने ही बनाया है। तो ह्यूमन अपने डिजायर्स की और अपनी नीड के फुलफिल करने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं अपना लेबर लगा के। तो अगर नेचुरल रिसोर्सेज में अगर लेबर इंक्लूड कर दिया जाए और फिर कोई प्रॉपर्टी बनती है, फिर कोई जो भी उपयोग की वस्तु बनती है, तो उसके ऊपर ह्यूमंस का पूरा अधिकार हो। और ये एक बेसिक थ्योरी है प्राइवेट प्रॉपर्टी को लेकर। प्राइवेट प्रॉपर्टी की जो फाउंडेशन है कि नेचुरल रिसोर्सेज कुछ भी हो सकता है, पत्थर लकड़ी हम कुछ भी ले सकते हैं, उसमें हम लेबर लगा के उसमें पत्थर की हम मूर्ति बनाएं या फिर कोई और उपयोग का सामान बनाएं, और लकड़ी है उसका हम कोई भी फर्नीचर बनाएं, तो फिर उसके ऊपर हम अपना क्लेम कर सकते हैं कि हमने लेबर लगाई इसके ऊपर और नेचुरल रिसोर्स तो हमें फ्री में मिला ही है, गॉड गिवन है, तो वो हमारी प्रॉपर्टी बन जाता है। बट देयर इज एन लॉकियन प्रोविजो, इन्होंने कहा है कि कोई भी ह्यूमन बीइंग इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता किसी रिसोर्स को कि बाकियों के लिए बचे ही ना, उसको बस अपनी डिजायर्स फुलफिल होते ही रुक जाना है। लेकिन इसका कोई कंक्रीट लाइन नहीं मिली उनको। उन्होंने सिर्फ कि भाई अब कैसे डिसाइड होगा कि किसी ह्यूमन को, वो तो मॉरल स्टैंडिंग एथिकल पर्सपेक्टिव पे आ गया कि किसी को लगेगा कि मेरी सारी जरूरतें पूरी हो चुकी हैं। और यहाँ पे देखें तो हम महात्मा गांधी का एक कोट है कि इस अर्थ पे इतने ही रिसोर्सेज हैं कि जरूरत तो सबकी पूरी कर सकते हैं, लेकिन लालच किसी एक का भी पूरा नहीं कर सकते। तो ये चीज नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में फिर जो जॉन लॉक हैं उन्होंने ये नहीं बताया कि इसमें कौन सी चीज इंक्लूड होगी और लिमिट क्या होगी। लोकियन प्रोविजो एक बहुत ही ब्लर इमेज इसकी जो है वो प्रोवाइड करती है। जॉन लॉक, एडम स्मिथ, जो कि इकोनॉमिक लिबरलिज्म के फादर कहे जाते हैं, जॉन लॉक पॉलिटिकल लिबरलिज्म के, इनके आइडियाज के ऊपर ही, इस एंथ्रोपोसेंट्रिक आइडिया के ऊपर ही कि जो भी होना चाहिए वो ह्यूमन के पर्सपेक्टिव से होना चाहिए। अगर ह्यूमन के उपयोग में आने वाली चीजें बन रही हैं तो आप जितना मर्जी चाहे नेचुरल रिसोर्सेज को, अर्थ को एक्सप्लॉइट कीजिए। तो ये बेसिक आइडिया कि ह्यूमंस जो हैं वो नेचर से अलग हैं और ये जो सारी नेचर है ये ह्यूमन को सर्व करने के लिए है, ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में एक बेसिक आइडिया, बेसिक फिलॉसफी की तरह चलती रही। और इसके बेस पे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जो फिलॉसफी है वो आगे बढ़ी। तो इन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान फिर इतना एक्सप्लॉइट किया गया इस अर्थ को, इस अर्थ के रिसोर्सेज को, कि फिर हमने क्लाइमेट से पॉल्यूशन और बहुत सारी दिक्कतें खड़ी कर ली हैं खुद के लिए, जो जिनको आज हम फेस कर रहे हैं, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, रिसोर्सेज की कमी हो, चाहे वो लाइफ को इम्बैलेंस करने की बात हो अर्थ के ऊपर। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में होती गई और इसके साथ साथ एक्सप्लॉइटेशन जो है नेचर का, अर्थ का, रिसोर्सेज का, वो बढ़ता गया। और उसका मेन कारण यही था क्योंकि उसके अंदर जो बेसिक फिलॉसफी है वो ये मानी जा रही है कि अगर ह्यूमन कर रहे हैं, ह्यूमन की नीड पूरी हो रही है, तो आप चलने दीजिए, उसको कोई रोकने की जरूरत नहीं है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्योंकि इतना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था, हमने इतने सारे वेपन्स क्रिएट कर लिए थे, इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के डिजास्ट्रस रिजल्ट जो है हम देख चुके थे। तो फिर 1944 में
ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें ये डिसाइड किया जाता है 44 कंट्रीज जो हैं वो 1944 में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस करती हैं कि अब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, इतनी तबाही के बाद, अब जो ट्रेड है और कॉमर्स है वो किस तरह होगा ग्लोबली, क्योंकि वो सारे ट्रेड रूट्स थे वो तो डिस्ट्रॉय हो गए थे एक तरीके से, और इंस्टेबिलिटी अनार्की फैल गई थी हर जगह पे। जो कॉलोनियल कंट्रीज थे वो, क्योंकि अब वेस्टर्न सुपर पावर थी, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कमजोर हो गई थी, तो फिर सेकेंड वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन आई, जैसा कि सैमुअल पी हटिंगटन कहते हैं। जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं, अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज हैं, उनमें डेमोक्रेसीज आई, बट उनका इतना ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन किया जा चुका था इन वेस्टर्न कंट्रीज ने, वहां से इतना रॉ मटेरियल उठा लिया था और वहां पे भुखमरी और इतनी सारी बीमारियां छोड़ दी थी कि अब सबको, जहां जहां भी डेमोक्रेसी आएगी वहां सबको रिबिल्ड करना पड़ेगा सिस्टम। तो ये एक मौका था कि अब एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, अब एक नई जो है पूरा अर्थ के ऊपर, पूरे वर्ल्ड के अंदर एक नया सिस्टम जो है डेवलप होगा, वो ट्रेड और कॉमर्स कैसा होगा उसके रिगार्डिंग ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस लाई गई, जिसके दो रिजल्ट निकले, एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF और एक जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ गाट। लेकिन इसमें वो जो आइडिया है कि ह्यूमन सुपीरियर है, और अब तो कैपिटलिज्म बहुत ज्यादा एक तरीके से डोमिनेट कर चुका था वर्ल्ड को, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद कैपिटलिज्म ने बहुत ज्यादा डोमिनेट कर लिया था, तो ये तो स्वाभाविक सी बात थी कि अब जो नए वर्ल्ड के लिए जो भी पॉलिसीज बनेंगी उनमें कैपिटलिज्म और कैपिटलिस्ट जो भी हैं, जो फ्यू कॉरपोरेट्स हैं, उनके इंटरेस्ट कैसे सर्व हों, क्योंकि सारी कंट्रीज ने कॉलोनियलिज्म को नकार दिया है। और जो वेस्टर्न कंट्रीज भी थी, जो USSR और USA को छोड़ के, वो भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक दूसरे से लड़ाई लड़के बिल्कुल एक तरीके से खत्म हो गई थी, तो सबको एक नया ऑर्डर चाहिए था। तो अब ये तो डिसाइड हो चुका था कि अब फोर्सफुली किसी कंट्री को, चाहे वो एशियन कंट्री हो, लैटिन अमेरिकन कंट्री हो या फिर अफ्रीकन कंट्री हो, अब किसी को फोर्सफुली तो कॉलोनी बना के वैसे उनके रिसोर्सेज को लूटा नहीं जा सकता। तो क्यों ना एक लेजिटिमाइज वे एक ऐसा निकाला जाए कि पूरे वर्ल्ड का सिस्टम भी वैसा हो और हमारे जो है इंटरेस्ट भी पूरा होते रहे, और हम इस अर्थ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना चालू रखें, और विद लेजिटिमेसी, जिसमें कंट्रीज को लगेगा हमारे पास डेमोक्रेसी भी है, हम अपनी खुद की सब कुछ सोच रखते हैं, लेकिन सर्व सा सिस्टम जो है वो हमारे अकॉर्डिंग करेगा। तो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ जो है, उसने कुछ ऐसे रूल्स बनाए जो कि फ्री ट्रेड की बात करते हैं। लेकिन फ्री ट्रेड तो जब आप 200-300 सालों तक किन्हीं कंट्रीज को आप एक्सप्लॉइट करते हो और उसके बाद आप नए रूल्स लेके आते हो कि अब सब फ्री है, आप किसी को एक को लंगड़ा कर दो और फिर कहो कि अब हम दौड़ेंगे और देखेंगे कौन जीतेगा, तो वो फ्री ट्रेड नहीं है। उसमें भी फ्यू कंट्रीज जो कि डोमिनेंट कंट्री थी और कैपिटलिस्ट तो थे ही, जिनके पास पूरी वेल्थ इकट्ठा होती है, तो उन्होंने पॉलिसीज को तो इन्फ्लुएंस करना ही था। तो इसी दौरान एग्रीकल्चर में बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स हुए, क्योंकि जिन कंट्रीज जो कॉलोनियल कंट्री थी अफ्रीका की, और लाइक इंडिया भी सेकेंड वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन में ही डेमोक्रेसी में आया है, आजाद हुआ है, तो इन सारी कंट्रीज को, जो भी कॉलोनियल कंट्री थी, इनको अपने यहाँ एग्रीकल्चर में रिफॉर्म करने थे। क्यों? क्योंकि इनके रिसोर्सेज को लूटा जा चुका था। इसलिए नहीं कि उन कंट्रीज में रिसोर्सेज प्रोड्यूस नहीं हो रहे एग्रीकल्चर से, या फिर रिसोर्सेज खत्म हो गए हैं, बल्कि उनके रिसोर्सेज को लूट लिया गया है। हमारे यहाँ बंगाल फेमिन हुआ, जिसमें 40 लाख 4 मिलियन लोगों की डेथ हुई, क्योंकि हमारा सारा जो भी व्हीट और राइस, जो भी अनाज का जो प्रोडक्शन हुआ था, वो विंस्टन चर्चिल ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स की आर्मी को फीड करने के लिए पहुंचा दिया, और हमारे यहाँ के बंगाल के लोग भूखे रहे, और उन्होंने उस अनाज को वहां भेजने की वजह से 40 लाख लोग मारे गए, जो कि एक बहुत बड़ी तबाही थी हमारे देश में। तो इसलिए नहीं कि हमारी यहाँ की भूमि हमको पैदा करके नहीं दे रही, बल्कि हम एक्सप्लॉइट हो रहे हैं किसी कॉलोनियल पावर से। और फिर तो आगे चल के इसी दौरान फिर सभी कंट्रीज को, क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्रीज थी उनको भी अपना जो है एग्रीकल्चर में नया सिस्टम लेके आना था, क्योंकि उनको भुखमरी खत्म करनी है, और जो कॉलोनियल कंट्रीज थे जो फ्री हुए थे अभी, उनको भी एग्रीकल्चर में अपना जो है वो नए रिफॉर्म्स लेके आने, क्योंकि भुखमरी खत्म करनी है। तो इसी दौरान ग्रीन रेवोल्यूशन आती है, और ग्रीन रेवोल्यूशन में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था उसके जो रूल एंड रेगुलेशन थे वो इम्पोज किए गए।
और हैवी मशीनरी जो कि इंडिजीनियस प्रैक्टिसेस थी वो सब खत्म कर दी गई। तो जो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ है उसके अंदर जो 1947 में लॉज पारित किए गए कि आप सीड सेविंग और सीड शेयरिंग को एक क्राइम डिक्लेयर कर दिया गया। सीड सेविंग और सीड शेयरिंग हमारे यहाँ और वर्ल्ड में बहुत सारी जगह के ऊपर एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है कि आपने कोई फसल यहाँ पे उगाई है, वो फार्मर दूसरे फार्मर से अपनी फसल को एक्सचेंज करके लाता था ताकि वो वाले जो सीड हैं वो वहां की जमीन के साथ जो है टॉलरेंट हो जाएं, उनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन इस प्रोसेस को बोलते हैं, जिसमें वो टॉलरेंट सीड पैदा करते हैं, सॉल्ट टॉलरेंट और ड्रॉट टॉलरेंट। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इंडिया में भी और वर्ल्ड की बाकी कंट्रीज में, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में भी, अफ्रीका में भी जो सीड हैं उनको एक तरीके से सेव किया जाता है। लाइक एक बार किसी किसान ने उगाया और फिर उनको रख लिया और अगली बार उन्हीं को बो दिया, लेकिन अब इसको क्राइम डिक्लेयर कर दिया गया जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ 1947 के जो रूल्स के अकॉर्डिंग। और अब जो है उनको सीड हर बार नया खरीद के लाना पड़ेगा उस कॉर्पोरेट फर्म से जिसने उस सीड का पेटेंट करा लिया है, क्योंकि उन फर्म्स ने क्या किया, उसको अपनी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी घोषित कर दिया। उन्होंने सीड एक जीन को शूट किया और कहा कि ये तो हमारी वैरायटी है, ये हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है और इसको आपको हर बार पैकिंग के सीड को खरीदना पड़ेगा और आप उगाए हुए बीज को दोबारा नहीं बो सकते और एक्सचेंज नहीं कर सकते सीड को। तो एक तरीके से जो कई हजार सालों में किसानों ने जो बीज पैदा किए थे, जो वैरायटी पैदा की थी, जो सूखे को लेके टॉलरेंट है, जो बाढ़ को लेके टॉलरेंट है, जो सूखे को लेके टॉलरेंट है या फिर नमक वाले पानी को लेके टॉलरेंट है, उन क्वालिटीज को, उन सीड्स को कॉर्पोरेट फर्म्स ने अपनी इंटेलेक्चुअल, वो फार्मर्स जो थे जिन्होंने एक्चुअल में इसको प्रोड्यूस किया था, उसको एक क्राइम डिक्लेयर कर दिया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में। तो एक तरीके से जो है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनी, लाइक IMF इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, घाट एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट है, उसके थ्रू ग्लोबली जो है इन्होंने क्या किया कि ग्लोबली एक लेजिटिमाइज वे से ये दिखाया जाए कि ये हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इसको हमने डिस्कवर किया, जबकि सीड जो है उसको किसी ने डिस्कवर नहीं किया, वो किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं है, उसको नेचर ने हमको दिया है। तो और फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन हुआ, उसका एक जो अगर मैं आयाम लेके चलूं वो हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन, जो कि जिसने काफी बिगर इम्पैक्ट किया है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान हैवी मशीनरी का यूज हुआ। उससे पहले जो लोग थे अपने यहाँ एनिमल्स के साथ खेती करते थे, अपनी इंडिजीनियस ट्रेडिशनल जो भी खेती होती थी उसके अकॉर्डिंग करते थे। अब कॉलोनियल पावर्स ने उनको, उनका जो प्रोड्यूस था वो तो ले लिया, उनको कहा कि तुमको अगर अपनी भुखमरी खत्म करनी है तो तुम ज्यादा पैदावार लेके आओ। और ज्यादा पैदावार के लिए फिर उन्होंने अर्थ के साथ और नेचुरल रिसोर्सेज के साथ वायलेंस जो है वो शुरू की। और इसका बेसिक आइडिया वही था कि आप वायलेंस तो कर ही सकता है ह्यूमन, क्योंकि वो कितने भी जो है नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर सकता है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान हैवी मशीनरी आई, उसने अर्थ के साथ, सॉइल के साथ वायलेंस स्टार्ट की और बहुत सारे, पहले ह्यूमन लेबर से होता था वो काम, लेकिन अब मशीनरी ने उसकी जगह ले ली है। तो हम देख सकते हैं कि इसमें फिर जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुई, इसमें ज्यादा पैदावार लेके आने के लिए, भुखमरी मिटाने के लिए फिर पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का यूज करना स्टार्ट किया। और जो है ये जो फर्टिलाइजर्स और इनका यूज किया और केमिकल्स की खेती एक तरीके से स्टार्ट हो गई। उससे पहले जब से सीड की खोज की है ह्यूमंस ने, तब से लेकर 1960s तक, सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक, पूरे वर्ल्ड में हर जगह ऑर्गेनिक फार्मिंग ही हो रही है। और उस अब जो इंडस्ट्रियल फार्मिंग आई है, अब जो GMOs का कल्चर आया है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, और ये पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का जो दौर आया है, ये वॉयलेंस करता है जमीन के साथ, अर्थ के साथ, ये उनके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ जो है, जो काफी क्रूशियल होते हैं उनके साथ।
तो पहले तो उनके रिसोर्सेज जो है वो वेस्टर्न कंट्री ने एक्सप्लॉइट किए, और फिर कहा कि अगर आपको अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है तो अब आपको, अगर आपकी इकोनॉमी बढ़ानी है तो आप वो जो है इस तरीके से इंडस्ट्रियल जो है फार्मिंग कीजिए और ज्यादा पैदावार लीजिए। इसी के साथ मोनोकल्चर आ गया ग्रीन रेवोल्यूशन में। बायोडाइवर्सिटी थी, जो इंडिजीनियस प्लांट होते थे, जो तरह तरह के, जो एक हार्मनी बना के चलते थे, उनका अपना एक हैबिटेट होता था, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया वहां पे ट्रैक्टर के थ्रू। और फिर उसके में अंदर एक फसल जो है उसको उगाना स्टार्ट किया। सारे जो भी इंडिजीनियस पेड़ पौधे होते थे उनको काटना शुरू किया, इंडिजीनियस जो जीव जंतु होते थे उनको मारना शुरू किया, और फिर वहां पे एक मोनोकल्चर थोप दिया बायोडाइवर्सिटी को डिग्रेड करके। अब बायोडाइवर्सिटी जो थी, जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट और ग्रास जो वहां पे उगती रहती है, वो क्लाइमेट चेंज को लेके मतलब ज्यादा सस्टेनेबल होती है, और जो मोनोकल्चर है वो क्लाइमेट चेंज को उतना सस्टेन नहीं कर सकता। एक तो ये हार्मफुल इम्पैक्ट हुआ इस बायोडाइवर्सिटी को खत्म करके मोनोकल्चर थोपने का। दूसरा सॉइल डिग्रेडेशन, कि हमारी जमीन जो थी वो अब बंजर होती जा रही है, और इकोसिस्टम के ऊपर पूरा इम्पैक्ट हुआ। प्लांट बायोडाइवर्सिटी थी, जो जहाँ पे बहुत तरह के पौधे होते थे, अगर हम हमारे ही अगर मैं साउथ हरियाणा की बात करूं जहाँ पे मैं रहता हूँ, वहाँ पे इंडिजीनियस प्लांट अब धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। हमारे यहाँ झाड़ी होती थी, जो बेर होते थे, या फिर और जिसको हम सरकंडे बोलते थे, वो सारे प्लांट्स जो है वो खेतों से लोगों ने प्रोडक्शन लेने के चक्कर में, ज्यादा बोरी ज्यादा अनाज पैदा करने के चक्कर में, उन सबको ट्रैक्टर से, ट्रॉली, उससे, जेसीबी से सबको नष्ट कर दिया है उन्होंने। उसी के साथ जो जीव जंतु उनमें रहते थे वो भी धीरे धीरे विलुप्ति के कगार पे गए। और अब जो खेती है, मोनोकल्चर की जो खेती, वो पेस्टिसाइड्स के ऊपर बेस्ड है। इसके साथ ही जो पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स की जो खेती हुई है, वो जो जमीन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए, वो उनको बहुत हार्मफुल रहती है उनके लिए। मतलब वो उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की संख्या खत्म, एक तरीके से नष्ट ही कर देते हैं, उनका पूरा जीवन जो है जमीन को बंजर बना देते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं उनकी वजह से। जो फर्टिलाइजर्स और जो यूरिया और जो पेस्टिसाइड्स हम आज यूज करते हैं खेतों में, इवन मैं देखता हूँ हमारे, क्योंकि मैं भी एक किसान की फैमिली से हूँ, और हमको जब भी मेरे परिवार में ऐसे जो स्प्रे की कुछ भी लाया जाता है, तो मैं ये देखता हूँ कि उसको यूज होने के बाद जो उसका जो डिब्बा बचा है उसका करना क्या है। और उसको मैंने देखा मेरे गांव में और आसपास हर जगह किसान ऐसे ही फेंक देते हैं कहीं पे, और वो फिर सॉइल को जो है वो खराब करता है, क्योंकि उसमें हार्मफुल केमिकल है। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो कि मैंने बताया कि ये पानी को कंटेन करके रखते हैं जमीन के अंदर, तो कि वो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और अब फर्टिलाइजर्स की खेती ने इसमें इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खत्म करना शुरू कर दिया, एक तरीके से बहुत ही बुरा इम्पैक्ट इनके ऊपर डाला है। और सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो तो कमजोर होनी है, क्योंकि हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्रोथ के लिए, अगर हमने उनको ही खत्म कर दिया तो जमीन तो बंजर हो ही जाएगी। सॉइल के स्ट्रक्चर को डैमेज करता है। बायोडाइवर्सिटी, जो जीवों में बायोडाइवर्सिटी है, जो वहाँ के इंडिजीनियस पक्षी होते हैं, उनको फिर वो डैमेज करता है, क्योंकि उनके ऊपर हार्मफुल इफेक्ट करता है, क्योंकि वो है तो पेट्रोकेमिकल सब्सटेंस ही, वो निकले तो पेट्रोलियम से ही हैं। पहले उनसे बारूद बनाया जाता था, अमेरिका बेचता था। अब क्योंकि बारूद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उनको लगा था कि अब क्या ही जरूरत है बारूद की, क्योंकि कोई लड़ाई तो करेगा नहीं, तो उन्होंने वो सारा जो भी अपना बारूद का ढेर बनाया था, जो केमिकल्स स्टार्ट किए थे, वो केमिकल्स उन्होंने फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स इनमें ये बनाने में लागू कर दिए। और फिर जीएमओ का कॉन्सेप्ट लेके आए कि आपको जीएमओ ज्यादा प्रोडक्शन के लिए लीजिए, और अगर ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए तो आपको पेस्टिसाइड्स और ये भी यूज करने पड़ेंगे। तो एक तरीके से पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर बेचने के लिए, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसकी एक कंपनी पूरी मार्केट बना ली, उसके चक्कर में जीएमओ बेचने शुरू कर दिए। और अगर जमीन के अगर रिसोर्सेज डिस्ट्रॉय हो तो उसमें हमारा कोई वो तो हम कर ही सकते हैं, क्योंकि वो तो हम ह्यूमन है। बायोडाइवर्सिटी लॉस और लॉन्ग टर्म सॉइल डिग्रेडेशन होना ही था, क्योंकि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही एक तरीके से खत्म कर रहे हैं। इन जो फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, इनके कुछ रेजिड्यू जो है हमारी फूड साइकिल में आ जाते हैं,
और क्योंकि वो हर तरीके से वॉश नहीं होते, वो जमीन में रहते हैं, वो फूड में आते हैं, फूड के थ्रू फिर वो उनकी प्रोसेसिंग और पैकेजिंग के थ्रू वो ह्यूमन लाइफ तक आ जाते हैं, हमारे फूड में आ जाते हैं, और फिर वो बहुत तरीके के डिजीज क्रिएट करते हैं, बहुत सारे रेस्पिरेटरी इश्यूज। कई बार तो ऐसे हम न्यूज में सुनते भी हैं कि स्प्रे के दौरान ही कई बार जो फार्मर प्रॉपर मतलब उससे सेफ्टी के जो मेजर्स हैं वो नहीं रखता, तो वो उसकी खेत में ही मौत हो जाती है कई बार स्प्रे करते हुए। तो और बाकी हार्मोनल जो है इश्यूज हैं, जो डिजीज हैं, वो उन केमिकल्स के थ्रू वो फूड साइकिल में आ गए। तो लोकल जो वाटर बॉडीज थी वो उन फर्टिलाइजर्स ने और उन केमिकल्स ने जो है वो डिस्ट्रॉय कर दी। अब वहां से ना तो कोई ह्यूमंस पानी ले सकता, ना कोई जीव जंतु खाएगा तो वो भी पिएगा पानी, तो वो भी जो है बीमारियां फैलाएगा और वो भी उसकी भी डेथ होगी। और इसके साथ ही ये जो केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स की खेती है, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, क्योंकि इतने ज्यादा एंटीबायोटिक अगर यूज होंगे खेती में तो फिर ह्यूमंस के अंदर, क्योंकि वही फूड ह्यूमन कंज्यूम कर रहा है, तो ह्यूमन के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है, फिर एंटीबायोटिक जो दवाइयां हैं वो उनके ऊपर असर नहीं करती। तो ये सारा जो था ये पैराडीम था। सबसे पहले हमने देखा कि एंथ्रोपोसेंट्रिसिज्म एक बेसिक के ह्यूमन चाहे तो कुछ भी कर सकता है, वाटर बॉडीज चाहे तो वो खराब हो, नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर ह्यूमन को सर्व करना है तो वो कर सकता है, उस पर कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अब हमने इतने सारे क्लाइमेट इश्यूज पैदा कर लिए हैं, फिर जो नया अप्रोच आता है जो कि इससे डील करने की क्षमता रखता है वो है इकोलॉजी। ये ह्यूमन को सुपीरियर नहीं मानता कि नेचर अलग है और ह्यूमन अलग है, और ह्यूमन जो है वो ब्लाइंडली एक्सप्लॉइट कर सकते हैं सारे रिसोर्सेज को। इकोलॉजी मानता है कि इस पूरी अर्थ में जो लाइफ का एक वेब है, एक जाल, जो वी कैन से दैट कि जो लाइफ का वेब है, जितनी भी लिविंग बीइंग्स इस अर्थ के ऊपर रहते हैं, उनका एक सिस्टम है, एक हार्मनी है, एक बैलेंस है, और उनमें से एक ह्यूमन बीइंग है, और वो किसी से सुपीरियर नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो सबसे सुपीरियर है और वो बाकी नॉन लिविंग एंटिटीज को और ह्यूमन के अलावा जो नॉन ह्यूमन एंटिटीज हैं उनको इस तरीके से ट्रीट करेगा, इस तरीके से एक्सप्लॉइट करेगा। तो वो कहते हैं कि जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी कम्युनिटी होती है, और उन कम्युनिटी को वो रिकॉग्नाइज करता है कि इनका भी जो है वैल्यू है नेचर में, नहीं तो ये इम्बैलेंस हो जाएगा नेचर के अंदर अगर हमने इनको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया। और जो इकोसिस्टम है वो एनर्जी फ्लो फूड साइकिल के थ्रू बताता है कि भाई जो पूरा इकोसिस्टम है ये एक फूड साइकिल बनी हुई है पूरी अर्थ के ऊपर, उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर ह्यूमन भी आते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ चलेगा। एनर्जी फ्लो जो है वो उस फूड साइकिल के थ्रू होगा। ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारा प्रोडक्शन करके रख लें और फिर फोर्सफुली आप जमीन से रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करें। जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो उस फूड साइकिल के थ्रू ही होंगे, उस एनर्जी के थ्रू ही होंगे। और ये बायोडाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज करता है कि डाइवर्सिटी होनी चाहिए प्लांट्स में भी, जीव जंतुओं में भी, और किसी एक की सुपीरियोरिटी नहीं होनी चाहिए, लाइक जो एक तरीके से एंथ्रोपोसेंट्रिसिज्म का अपोज करता है ये। तो ये एंथ्रोपोसेंट्रिसिज्म का जो पैराडिम है, जो सोचने का तरीका है कि ह्यूमन आर द सुपीरियर, ये उसको चैलेंज करता है और ये कहता है कि ऑल बीइंग्स आर इंपॉर्टेंट, ऑल बीइंग्स हैव इंट्रिंसिक वैल्यू। जैसा कि हमने देखा था कि कांट ने कहा था सिर्फ ह्यूमन में इंट्रिंसिक वैल्यू है, जबकि इकोलॉजी कहती है कि हर जीव में इंट्रिंसिक वैल्यू है और उनको इंपॉर्टेंट कंसीडर करना चाहिए, और उनके जो बैलेंस है साइकिल लाइफ का उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इकोलॉजी इकोसेंट्रिक वर्ल्ड व्यू की जो है वो एडवोकेसी करता है कि भाई अर्थ जो है, नेचर जो है, उसको एज अ होल देख के, ना सिर्फ ह्यूमंस को एज अ पर्टिकुलर को देख के हमको जो है हमारे पॉलिसीज हैं, हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो हमें डिसाइड करनी चाहिए। और इंडिजीनियस नॉलेज सिस्टम को रिकॉग्नाइज करता है ये जो फ्रेमवर्क है इकोलॉजी का, कि बहुत सारे जो एंशिएंट सिविलाइजेशन भी थी, जो इंडिजीनियस लोग हैं कई एरिया में, वो नेचर के साथ हार्मनी बना के चलते हैं। वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उनको मॉडर्न एजुकेशन उनके पास नहीं है, लेकिन वो हार्मनी बना के चलते हैं, वो इंडिजीनियस नॉलेज है उनके पास। और ये सस्टेनेबिलिटी के ऊपर और नेचर को रिस्पेक्ट करने की एडवोकेसी करता है जो इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है। ये सस्टेनेबल प्रैक्टिस को सपोर्ट करता है, लाइक ऑर्गेनिक फार्मिंग है, क्रॉप रोटेशन है, एग्रो फॉरेस्ट्री है। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है जिसमें ये इस तरीके के फर्टिलाइजर्स और वॉयलेंस नहीं होती सॉइल के साथ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, और उनकी
एक तरीके से एक कॉन्सेप्ट है अर्थ डेमोक्रेसी, जो कि प्रोफेसर वंदना शिवा का है। उन्होंने अर्थ डेमोक्रेसी में जिन्होंने बताया कि हम सिर्फ ह्यूमन की लेबर रिकॉग्नाइज करते हैं कि अगर ह्यूमन लेबर करता है तो उसको उतनी पेमेंट मिलनी चाहिए, या फिर लोग कहते हैं कि वो उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो जाएगी जितनी वो लेबर करेगा। लेकिन सोइल के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये वंदना शिवा का कहना है, वो भी तो लेबर करते हैं हमारी क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए। एक पेड़ ने जो है उसके ऊपर फल लगा, वो फल पक गया और गिर गया, उसमें ह्यूमन की क्या लेबर है? वो तो नेचर ने दे दिया ना, नेचर ने लेबर की है उसके लिए और मिला वो हमको है। तो उस लेबर का पेमेंट भी होना चाहिए, और वो पेमेंट होगा रिटर्न बैक टू द नेचर के कॉन्सेप्ट से, कि हमको उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की लेबर को रिकॉग्नाइज करना होगा, और उनको जो चाहिए, जो कि खाद के रूप में लगा लीजिए आप, वर्मी कंपोस्ट, और वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वापस उनकी जो खुराक है वो वापस मिलनी चाहिए। ये ऑर्गेनिक Vinay, फार्मिंग। sorry for interrupt. You have only 2 minutes because we are getting late. Huh? Only ओके 2 minutes. Conclude your remarks. ओके सर। तो जो इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है वो वेस्ट रिडक्शन और रिसाइकलिंग के ऊपर जोर देता है कि हमको जो है पहली बात तो इतना वेस्ट इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में होता नहीं है क्योंकि इतनी हैवी मशीनरी यूज नहीं होती, और रिसाइकलिंग के ऊपर जोर देता है, बायोडायवर्सिटी को प्रिजर्व करने पे। ऐसा नहीं कि हम सब कुछ डिस्ट्रॉय कर लेंगे अपने लिए, नेचुरल हैबिटेट हमको नहीं उजाड़ना है जीवों का, और नहीं होगा, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन नहीं करना है। इकोसिस्टम जो है वो डाइवर्स रहना चाहिए, रेजिलिएंट रहना चाहिए। रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेज जो हैं वो हमको यूज करने चाहिए, चाहे वो सोलर हो, विंड के हों, चाहे पवन चक्की और हाइड्रो पावर से रिलेटेड हो। हमको जो है इकोसिस्टम को रिस्टोर करना है, चाहे वो रिफॉरेस्टेशन है, जो जो फॉरेस्ट हमने काट दिए हैं उनको वापस जो है एक तरीके से ग्रो किया जाए। सॉइल रीजनरेशन, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उनके जो उनकी जो बैलेंस है उनको जो रिटर्न बैक टू द नेचर का कॉन्सेप्ट है, जो खाद हमें ऑर्गेनिक देनी चाहिए उसको, और एनवायरमेंटल बैलेंस को जो है वो हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए। तो इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जो है इसके अंदर जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, क्योंकि एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो कि क्लाइमेट को बहुत बड़े तरीके से इम्पैक्ट करता है, और ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करती है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, सोइल हेल्थ का ध्यान रखती है, बायोडायवर्सिटी को प्रिजर्व करती है, कार्बन फुटप्रिंट क्योंकि हैवी मशीनरी इसमें यूज नहीं होती, केमिकल फ्री फूड क्योंकि ह्यूमंस के लिए भी बेनिफिट होगा और लोकल कम्युनिटीज को भी बेनिफिट करेगा ये, ना कि किसी एक कॉर्पोरेट को। नेचर के साथ हमको कनेक्टेड रखेगा, इसके साथ एनिमल वेलफेयर भी होगा और लॉन्ग टर्म फूड सिक्योरिटी भी होगी। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे कल्चर में भी है ये चीजें कि बाकी जीवों को आप खाना दीजिए ताकि एक लाइफ का जो साइकिल है वो बना रहे। इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जो है वो एनवायरनमेंट, इकोनॉमी और सोसाइटी तीनों को लेकर चलता है, जबकि एंथ्रोपोसेंट्रिसिज्म सिर्फ इकोनॉमी पे फोकस करता है कि जीडीपी बढ़नी चाहिए, इकोनॉमी आगे होनी चाहिए, बाकी चीजें अगर एनवायरनमेंट खराब होता है या फिर सोसाइटी में दो तरीके की डिजीज होती हैं तो वो हमें मतलब नहीं है। लेकिन इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एक बैलेंस और हार्मनी बना के चलता है तीनों चीजों में। और इसी के साथ कंक्लूजन में यही है कि इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जो है उसकी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है आज के दौर में, जितना हमने जो है क्लाइमेट को, पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज और बाकी जो मॉडर्न चीजें हैं उनके साथ, चाहे वो फूड केमिकल साइकिल में जो फूड साइकिल में सॉरी जो केमिकल आ गए हैं उनकी वजह से जो चीज है, तो एक तरीके से पूरा पैराडीम है, वे ऑफ लाइफ जो है वो इकोलॉजी है, और उसको आज के टाइम पे जो है इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए। तो थैंक यू एवरीवन, a happy Republic Day to all. That's all from my side. Thank you. Thanks a lot, Mr. Vinay. That was really an interesting session. You have encapsulated a lot of information in a very short and crisp manner. So now it's time to go ahead with some questions that our audience has asked. The first question has been asked to you is that what educational reforms are necessary to promote eco-centric values among younger generation in correct proportion? Answer in brief, Mr. Vinay. Oh my God. एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से यंगर जनरेशन में अगर मैं देखूं तो इकोलॉजी को एज अ सब्जेक्ट, कई बार होता है ना ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो पासिंग के लिए आपको मार्क्स नहीं चाहिए उसमें, मतलब आपको पास करने वो उसके मार्क्स नहीं कंक्लूड होते, बट एज अ मैंडेटरी सब्जेक्ट होते हैं वो, ताकि उनकी वैल्यू समझी जा सके। तो कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में और स्कूल्स में हमको जो है इस
इस एक तरीके से इसकी लेजिटिमेसी को, इसकी रिकॉग्निशन को प्रोवाइड करने के लिए कि जो इकोलॉजी है, सारे लिविंग बीइंग्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, और हमें किसी भी हमारी जो लाइफस्टाइल है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हम बहुत ज्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करें अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। तो इस तरीके के कोर्स डिजाइन होने चाहिए, और वो स्कूल से लेके कॉलेज में और यूनिवर्सिटीज में अकॉर्डिंग टू देयर स्टैंडर्ड्स वो उनमें होने चाहिए, ताकि हमारी जो जनरेशन जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी से निकलती है उसको, उसके दिमाग में एक रिकॉग्निशन हो इन चीजों के प्रति। वो सिर्फ ये ना कि भाई मेरे डिजायर्स फुलफिल हों और फिर बाकी देखा जाएगा अगर वेस्ट प्रोड्यूस होता है। तो मेरे ख्याल से वो होना चाहिए, इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए, इसको एक लेजिटिमेसी देने के लिए। Okay, sure. Thank you. The next question, I'm combining the two questions together. It is from Nandini and Samriddhi. They are basically asking ki how the indigenous sustainable development practices they can go up to a world level. How can we promote these to a global level? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जहां पे भी, क्योंकि कैपिटलिज्म आज के दौर में एक इतना एक डोमिनेंट फोर्स है कि आपको अगर कुछ ऐसा लेके, जब तक आप किसी के प्रोडक्ट को बिकने से नहीं रोक रहे हैं तब तक आप कुछ भी कीजिए, वो चीज चल भी जाएगी। लेकिन अगर आप किसी कंपनी के, किसी ब्रांड के प्रोडक्ट को बेचने, चाहे वो केमिकल ही क्यों ना हो, चाहे वो फर्टिलाइजर ही क्यों ना हो, चाहे वो डिस्ट्रक्ट ही क्यों ना कर रहा हो एक तरीके से, लेकिन अगर आप किसी कंपनी के या फिर किसी कॉर्पोरेट फर्म के प्रोडक्ट को, अगर आप ऐसी कोई मूवमेंट लेके चलते हो जो बड़े कॉर्पोरेट्स के किसी प्रोडक्ट को बिकने से रोकती है मार्केट में और उनके लॉस का कारण बनती है, तो उसको वर्ल्ड लेवल पे ले जाना सच में एक बहुत बड़ा टास्क होगा। चाहे आपके आइडिया में बहुत ज्यादा, मतलब एक तरीके से आप बहुत सही हो और आपकी रिसर्च जो है ये कहती हो कि ये पर्सपेक्टिव सही रहेगा, लेकिन तो इसको रिकॉग्निशन मिले एक जगह से, जो जैसे कि प्रोफेसर वंदना शिवा, उन्होंने 20 बुक लिखी हैं इस पर्सपेक्टिव के ऊपर, इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के ऊपर। तो वो अगर हम जाएगा तो एजुकेशन सिस्टम के थ्रू, मूवमेंट्स के थ्रू। तो इसलिए मेरे ख्याल से इनको एजुकेशन का पार्ट बनाना चाहिए। अभी 15 जनवरी 2024 को केन्या की सरकार ने जो है वो ये कर दिया कि हम कोई जीएमओ की खेती नहीं करेंगे। जीएमओ बैन कर दिया उन्होंने अपनी कंट्री में। हम कोई फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स और केमिकल यूज ही नहीं करेंगे हमारी कंट्री में। ये 15 जनवरी का डिसीजन है केन्या का, और वो इसलिए हुआ है क्योंकि वहां की पब्लिक ने ये चीज डिमांड की है कि अब हम जो है हमारे ऊपर, क्योंकि जब वो कॉलोनी थे तब तो उनकी मजबूरी थी, लेकिन आज की गवर्नमेंट तो एक तरीके से जो पब्लिक डिमांड करेगी उसके अकॉर्डिंग एक्शन ले सकती है ना। तो सबसे पहले एक पब्लिक डिस्कोर्स में इस चीज को लाया जाए जो एजुकेशन के पर्पज से होगा, और फिर जब सरकारें इसके ऊपर एक्शन लेंगी तो वो वर्ल्ड लेवल तक जाएगा, आई थिंक। Okay, sure. 100% agree. So, Mr. Vinay, it was the last question that I'm posing to you, that how was your experience with the Graduate Scholar Talk series? एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही अच्छा था। ऐसा कोई मेरा पहला प्लेटफॉर्म है जिसपे मैं ऐसे बोल रहा हूँ, और अब तक मुझे इतने सारे वो होते थे कि डाउट्स होते थे कि भाई मैं जो लिख रहा हूँ, जो सोच रहा हूँ, उसका कुछ रेलेवेंसी भी है या नहीं है, और कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर मुझे सजेशंस मिले जहाँ पे मैं अपने आइडिया को परख पाऊँ कि इसमें कितना जो है, इसको कितनी जो है वो रिलायबिलिटी है, इसकी कितनी लेजिटिमेसी है इस आइडिया की, कितनी आज के समय में इसकी रिलेवेंसी है। तो जीएसटीएस, मुझे लगता है कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए। हमारे पॉलिटिकल साइंस के ही एक वो हैं, थिंकर हैं, वेस्टर्न थिंकर हैं, जिन्होंने जेएस मिल, वो फ्री स्पीच और फ्री आइडिया पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। तो यूनिवर्सिटी, जब सोसाइटी को किसी चीज की रिक्वायरमेंट होती है ना, तो वो यूनिवर्सिटीज की तरफ देखती है, वो स्कॉलर्स की तरफ देखती है कि आप कुछ नया आइडिया दीजिए हमें। और ऐसे आइडियाज ना, वही है सीड, अकेला तो कुछ नहीं कर सकता। अब मैं आइडिया लेके बैठा रहूं तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उसको खाद पानी मिलता है तभी तो वो पेड़ बनता है। तो जीएसटीएस मुझे लगता है वो उस खाद पानी का काम कर रहा है, उस सनलाइट का काम कर रहा है, और ऐसा होते रहना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा जीएसटीएस से जुड़ के, और मुझे लगता है आगे ये मुझे कॉन्फिडेंस दिया है जीएसटीएस ने कि आगे जब भी मैं परफॉर्म करूंगा तो कॉन्फिडेंस आएगा मुझे कि हाँ मेरे आइडिया में दम है, मेरा आइडिया एक बार जो है वो कुछ लोगों के सामने जा चुका है। सो थैंक यू मनीष सर, थैंक यू संजीव सर,
all the members of GSTS team. Thank you Ravi Bishnoi sir, Manvi ma'am, जिन्होंने इतना support किया, इतना जो है सहयोग किया मेरा. So nice experience. Thank you. Okay, so that was really great, Vinay. Thanks for all the applaud also. But before going to Sir for his final remarks over the talk and the presentation, I would again like to announce that on the occasion of completion of 200 Graduate Scholar Talk Series talks, DD News has decided to telecast our journey in their program Jazba India Ka today at 9 p.m. So I would again encourage all student, staff and college mates to tune to TD at 9 p.m. today to catch the coverage. The program will feature the following things about the Graduate Scholar Talk Series: the journey of Graduate Scholar Talk Series from Talk 1 to Talk 200, impact it has created on the academic life of the people and students, the process of becoming the speaker of GSTS and how it is changing the stereotype about presentation, and encouraging critical thinking among the people who are in the universities. So I would again say, just today at 9 p.m, watch or tune to DD News. You will be getting to see the journey of Graduate Scholar Talk Series. So now I would like to invite again Dr. Sanjeev Kumar for his remarks on the topic talk and the presentation today, sir. Thank you, Shubham. Thank you. बहुत अच्छा विनय जी, आपने बहुत अच्छा बोला. आप मास्टर्स आपने कर लिया है या कर रहे हैं? सर कंप्लीट हो चुका है मास्टर्स मेरा. कंप्लीट हो गया, और ये आपका पहला प्रेजेंटेशन है, और मैं आपको बधाई देता हूँ कि बहुत अच्छा बोला आपने. You started from Protagoras and ending with the Green Revolution. ये बहुत एक्सटेंसिव, आपके में बहुत तारीफ करने का है कि आपने इतने लॉन्ग ग्रीक फिलॉसफी से लेकर के पूरी, आप ब्रेटन वुड्स से लेकर आप पूरा अभी के न्यू कैपिटलिज्म, सबको आपने एक प्रेजेंटेशन में लेकर आए. बहुत अच्छा आपका प्रेजेंटेशन का तरीका था. ये मैं आपको इसके लिए बधाई देता हूँ. आपने स्टार्ट किया, मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ. आपने जो बताया है कि विंस्टन चर्चिल के आइडिया से आपने स्टार्ट किया कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि ये कंट्री ज्यादा नहीं चल पाएगी. और मैं वहां पे एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि जब संविधान बन रहा था भारत का, तो नेहरू जी गए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, एक्सपर्ट की तलाश थी. और उस टाइम क्या हुआ कि ब्रिटिश जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे उनके पास गए लोग, और उन्होंने कहा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, हेल्प कीजिए. तो वो गेरीज इन, जिसमें से जैसे गेरीज इन वहाँ का बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से है, वहाँ पे अम्बेडकर ने पढ़ाई की, नेहरू जी और बाकी बैरिस्टर्स वहीं से पढ़ते थे. तो जो मेन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे उन्होंने कहा कि आप कि कॉन्स्टिट्यूशन भारत का बनाने के लिए मैं कोशिश करूंगा, लेकिन आप मेरी फी नहीं दे पाएंगे, बहुत ज्यादा फी है हमारा. तो इस कारण से, और जो हमारे गेरीज इनका सबसे बेस्ट जो लॉयर है रहा है, वो आपके पास फ्रीली अवेलेबल हैं, और वो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. और आप जानते हो कि ये कॉन्स्टिट्यूशन इतना सुंदर, इतना बेहतरीन बना है, जो बल्किएस्ट, लेंथीएस्ट एंड कभी इसमें इतने अमेंडमेंट्स आए. चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन 4 बार बदल गया, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी सारी पॉसिबिलिटीज हैं कि हम उन्हें उसको कंटिन्यू करते रहे, स्ट्रेंथन करते रहे. हालांकि बाबा साहब ने 1949 में वार्न भी किया था, जो सभी को पता है कि अगर लोग अच्छे होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन अगर ठीक नहीं है तो लोग कॉन्स्टिट्यूशन को ठीक कर लेंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है, लोग ठीक नहीं होंगे तो ये उल्टा पड़ेगा. तो यहाँ पे क्या है कि लार्जली व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, वी शुड नोट दैट इट इज द पीपल हु हैज टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली मोरल. कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी अपने अंदर लानी है, मतलब जो नियम है, जो कानून है, उसके प्रति अपना प्रेम, उसको मानने की जो इच्छा है, जो हम मानते हैं, वो अपने अंदर अगर हम बिल्ड करते हैं. पूरी जो पॉलिटिक्स आपने बताई, जो वेस्टर्न मॉडर्निज्म का जो पॉलिटिक्स है, जिसने बाइनरी क्रिएट किया सोशल और इकोनॉमिक में, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस में, साइंस एंड रिलीजन में, हाँ, जो बाइनरी उन्होंने क्रिएट किया है वो अननेचुरल था. और उसी का रिजल्ट है कि आज हमारे पास, हम एंथ्रोपोसेंट्रिज्म की तरफ पूरे वर्ल्ड को उन्होंने ड्राइव किया, और आज खुद भी उससे वो सफर कर रहे हैं. और हमारे देश, नंदिनी का मैंने वो पढ़ा, नंदिनी बहुत अच्छा आपने लिखा कि हमारे भारत में इकोसेंट्रिसिज्म हमेशा से रहा है. आप बुद्धिज्म में देखें, बुद्धिज्म में भवतु सब मंगलम, हाँ, जो सबका भला हो, सारे जीवों का भला हो.
जैन फिलॉसफी में अगर देखेंगे तो जैन में क्या है, वो इंसेक्ट्स को भी हार्म ना हो इसके लिए भी वो जब चलते हैं तो आगे का रास्ता साफ कर लेते हैं। आप भारत के जितनी फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस हैं, दार्शनिक जितने भी धाराएं हैं, सब में देखेंगे, सब में सारे बीइंग्स को इक्वल स्टेटस दिया गया है। गांधी जी की बात आपने कही थी जो बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि हम नेचर के पास इतने रिसोर्सेज है कि हमको यूटिलाइज कर सकते हैं जितनी नीड है हमारी, नॉट द ग्रीड। एंड देयर कम्स द गांधीयन फिलॉसफी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन ही criticizes entire Western civilization, and he says that it is not the Britishers, but the Western civilization is responsible for extending colonialism, and that colonialism is grounded on the idea of greed. ठीक है, ये लालच के कारण ही पूरा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। लालच क्या कि हम ज्यादा से ज्यादा पाएं, जितनी हमारी खपत है, जितना कंजम्पशन है, उससे ज्यादा प्रोड्यूस करने की लालच, ये बाइनरी सिस्टम जो मॉडर्निटी ने क्रिएट किया। वहीं पे आप देखेंगे हमारे जो मॉडर्न टाइम के फिलोसोफर भी हैं, वो जैसे विवेकानंद ने शिकागो स्पीच में अपने लास्ट 19th सेंचुरी में बोला, अपने शिकागो स्पीच में उन्होंने बोला कि साइंस एंड रिलीजन आर नॉट बाइनरी, द पर्पस ऑफ बोथ दीज हैज बीन ऑलवेज रिमेन्ड सेम। साइंस क्या करता है, साइंस भी उस अल्टीमेट रियलिटी की तलाश करता है। फिजिक्स अल्टीमेट थिंग, और केमिस्ट्री अल्टीमेट एटम, एटम से भी छोटा क्या है जो सभी चीजों में विद्यमान है, उसकी तलाश करता है। रिलीजन भी ये ऑब्जेक्टिवली करते हैं साइंस में, और रिलीजन में हम सब्जेक्टिवली करते हैं। तो विवेकानंद ने इस चीज को एस्टैब्लिश किया कि जो हाईएस्ट ट्रांसेंडेंटल फिलॉसफी है, हाउ दैट कैन बी एक्चुअली यूटिलाइज्ड एंड यूज्ड बाय द कॉमन पीपल। लोग उस बात को कैसे, जो हमारे उपनिषदों में है, उसको कैसे लोग प्रैक्टिस कर सके, उसके लिए उन्होंने अपनी फिलॉसफी दी, और इंटायर बाइनरी का जो पोलैरिटी का जो बाइनरी है उसको डिस्ट्रॉय किया। और उसी को आप बाद की फिलोसफर्स में देखेंगे, आप टैगोर में भी देखेंगे, टैगोर में उनमें कितना मतलब नेचर को लेकर के प्यार है ना, टैगोर में है, विवेकानंद में है, सावरकर में है, अंबेडकर में, सब में एक हार्मनी का जो कॉन्सेप्ट है वो सब में विद्यमान है। उस हार्मनी के कॉन्सेप्ट को, तो आपका जो प्रेजेंटेशन था बहुत अच्छा था, और उसमें जो हार्मनी का कंपोनेंट है उसको आप सेंट्रलाइज कर दीजिए। और मैं आप लोगों को एक, आपने कहा कि एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, मैं एक और चीज अनाउंस कर दूं मनीष सर के इस पे, कि हमने जो फाउंडेशन स्टार्ट किया है SHD रिसर्च फाउंडेशन, वो है सोशल हार्मनी एंड डेवलपमेंट। So harmony is the fundamental component in which we are trying to develop जो इंटरनेशनल पैरामीटर है डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन, DEI, उसमें हमने हार्मनी को ऐड किया है DEIH। सो वी आर वर्किंग ऑन दैट, एंड उसकी इंडिसेस पे हम लोग काम कर रहे हैं कि वो कैसे एक उसको डेवलप किया जाए। और इसमें हमने भी एक स्टूडेंट का कॉर्नर स्टार्ट किया जिसमें कि स्टूडेंट्स कैन पब्लिश देयर वर्क्स, we'll encourage them, we'll train them, so you will have opportunity to publish there also, you can visit there। तो इसको आप देखिए, और आप इंडियन फिलोसफी के जो कंपोनेंट हैं, बुद्धिज्म, जैनिज्म, गांधी, टैगोर, अंबेडकर, इनके कंपोनेंट के थ्रू आप और इसको स्ट्रेंथन कीजिए, बहुत अच्छा पेपर आपका बनेगा। और जो एक मुझे लगता है कि मैं भी समाप्ति करूं, 6:01 हो गया है, तो इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट एक बच्चे ने पूछा था, नंदिनी या समृद्धि ने, कि हम अब करें क्या। हम एंथ्रोपोसेंट्रिज्म में हम उससे गिरफ्त हो गए हैं, हमारा एंथ्रोपोसेंट्रिक अरेस्ट हो चुका है, अब उससे हम बाहर कैसे आए। उससे बाहर आने का सबसे अच्छा तरीका ये है, जो आपने भी इंडिकेट किया, कि हम अवेयरनेस फैलाएं। अवेयरनेस कहाँ से स्टार्ट होगा, स्कूल से होगा। तो स्कूल्स में जाकर कुछ ऐसे हम मॉडल्स डिजाइन करके ले जाएं जिससे कि उनकी अवेयरनेस लेवल का भी पता चले, उनको अवेयर करें और उसके लेवल को फिर से हम जांचें। तो जब तक लोग और जो युवा हैं अभी के, young until and unless young they participate in going towards or celebrating centricism, ecocentrism, so नहीं हो पाएगा। क्योंकि कैपिटलिज्म का जो पूरा जो पॉलिटिक्स है वो तो एंथ्रोपोसेंट्रिक है, उनको प्रॉफिट बेनिफिट चाहिए। लेकिन अगर हमारे यूजर्स के माइंड में आ गया कि हम अपने पे बैक टू नेचर, है ना, कि हम पे बैक टू नेचर की बात अगर हम करें, इस पे अगर हैशटैग स्टार्ट हो, तो एक बहुत अच्छा हम एक मूवमेंट बना सकते हैं। और अब आज के जो स्टूडेंट हैं, हमारे राइटिंग्स हैं, हाँ, हमारे रिसर्च में ये आना चाहिए कि हाउ हेल्थ शुड बी टर्म्ड एज फंडामेंटल राइट, और हेल्दी लाइफ एज अ फंडामेंटल राइट।
सो आवर जर्नल इज गोइंग टू थर्ड जो हमारा इशू होने वाला है, हेल्दी लाइफ एज अ फंडामेंटल राइट, इसी पे हम थर्ड इशू मनीष सर निकाल रहे हैं। हमने 2 इशू निकाला है, सुभाष चंद्र बोस पे और दूसरा विकसित भारत पे, और तीसरा हम उस पे लाने वाले हैं। आप लोग उस पे पेपर भी लिख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा सेशन है, मैं आप सभी को बधाई देता हूँ, बहुत बहुत बधाई। बहुत शानदार, बहुत ये पॉजिटिव स्टेप है सबको, स्टूडेंट्स को, यंग माइंड को इन्वॉल्व करना और इस तरीके से इनकरेज करना। सो आप सबको बहुत बधाई।